नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। सामान्य अध्ययन का यह 106वां प्रैक्टिस सेट है और चैनल को जो लोग नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो पहले से जुड़े हैं शेयर लाइक तो बनता ही है क्योंकि अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावध देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं। इनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? किसके संबंध में किया जाएगा? बैंक कार्य, संचार नेटवर्किंग, युद्ध कौशल या कृषि उत्पादों की पूर्ति एवं मांग। युद्ध ऐसे लिखेंगे। किसके संबंध में किया जाता है? तो यह सब रहेगा बैंक कार्य के लिए ही किया जाएगा। सीमांत स्थायी सुविधा दर एवं निवल मांग तथा सावध देयताएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति का एक भाग है। किसकी है? आरबीआई का एक जो मौद्रिक नीति है उसका भाग है। मौद्रिक नीति के उपकरणों के रूप में शुरुआत जो हुई 2011 में हुई, इसके अंतर्गत क्या करेगी? आरबीआई बैंकों को क्या करेगी? एक अल्पकालिक ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो कि कैसा रहेगा? रिवर्स रेपो दर से हमेशा अधिक होती है। अब इसको निर्धारण कौन करेगा? आरबीआई ही करेगी। निम्न में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? रोरिंग फोर्टिस दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण उत्तर के बीच चलने वाली हवाओं को कहेंगे, या जाड़े में चलने वाली बहुत ठंडी हवाओं को कहेंगे, या बहुत गर्म तथा तेज चलने वाली ग्रीष्मकालीन हवाओं को कहते हैं। किसको तूफानी चालीसा कहा जाता है? सॉरी। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब आएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को कहते हैं तूफानी चालीसा। रोरिंग फोर्टीज भी कहा जाता है इनको। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है की बात हुई है। एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को कहा जाता है, लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है, या वेस्ट मिडलैंड बर्मिंघम में है, टुला रूस में है। कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं होगा सुमेलित? देखिए, लॉरेन कोयला क्षेत्र जो फ्रांस में है, वेस्ट मिडलैंड्स कहाँ है? बर्मिंघम में है, टुला कहाँ है? रूस में है। एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को नहीं कहा जाता, फिर किसको कहा जाएगा? ये कहा जाएगा वेनिस को। किसको कहा जाएगा? वेनिस को। क्या गलत था? रोम नहीं, ये क्या है? वेनिस को। वेनिस जो शहर है इसको क्या कहेंगे? एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाएगा। इस हिसाब से ए नंबर ही गलत है। नहीं है की बात, ये वाला गलत हो जाएगा, सही माना जाएगा। निम्न में से कौन सी एक उष्ण महासागरीय जलधारा है? लेब्राडोर जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा, पेरू जलधारा, बेंगुएला जलधारा। कौन सी जलधारा इसमें उष्ण है? कौन सी रहेगी? तो इस हिसाब से होना चाहिए क्यूरोशियो रहेगी। ये जलधारा जो है गर्म है, उष्ण महासागरीय जलधारा कहेंगे, उष्ण सागरीय जलधारा। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की? 10 रोजा पत्रिका है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान शुरू की गई, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, अब्दुल गफ्फार खां, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसको शुरू किया।
10 रोजा पत्रिका। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्न में से किसने वकालत की थी? जो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे, लाल किले में मुकदमा चल रहा था उनके, तो उनके पक्ष में किसने वकालत की थी? CR दास ने, मोतीलाल नेहरू, MA जिन्ना, सर TB सप्रू। किसने की? सप्रू साहब ने की थी। D नंबर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है, निम्नांकित अधिनियमों में से किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप बर्मा यानी कि अब जो म्यांमार है भारत से अलग हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1990, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935। किसके परिणाम स्वरूप इंडिया से म्यांमार यानी कि बर्मा अलग हो गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इंडिया से बर्मा अलग कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लेख करता है? जो धन का केंद्रीकरण है यह भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? क्या करता है? उल्लंघन की बात हो रही है। धन को केंद्रीकरण करना। समता का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा, किसके अंतर्गत आएगा ये? कौन सा प्रश्न है? प्रश्न है 8वां, D नंबर, कल्याण की अवधारणा। देखिए, जब कल्याण की अवधारणा की बात करेंगे, अगर धन कुछ ही लोगों के पास इकट्ठा रह जाए तो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। धन का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है, यानी कि एक ही पैसा वाला बना रहे, अडानी अंबानी ही बने रहे हमेशा, तो ऐसा कैसे? लोगों में तक ही, मध्यम वर्ग जैसे गरीब है, गरीबों तक भी पैसा पहुंचना चाहिए, या मध्यम वर्ग का आता है तो उससे थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखेंगे, कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक व उत्तम लुब्रिकेंट है। विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक रहेगा और उत्तम लुब्रिकेंट भी है। कार्बन का वह अपरूप, चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा या लैंप ब्लैक, कौन रहेगा? तो ग्रेफाइट है। ये विद्युत का, ऊष्मा का सुचालक भी अच्छा है और लुब्रिकेंट भी अच्छा रहेगा। वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मापने हेतु उपयुक्त होता है, वह कौन सा है? कौन सा उपयुक्त है? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, वाष्प दाब थर्मामीटर, कौन सा रहेगा? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर रहेगा, C नंबर सही रहेगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही कौन सुमेलित नहीं है? संगठन है और मुख्यालय इनके दिए हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कहाँ? टोक्यो में बात कही गई है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, सिंगापुर में। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ, बैंकॉक में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिनेवा में। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? एशियाई विकास बैंक टोक्यो, ADB, ये कहाँ है? ये देखना है कहाँ है इसका ADB का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ये मनीला में है। कहाँ है? मनीला, मनीला में है। तो यही गलत था, हिसाब से ये सही रहेगा।
बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। नहीं है के हिसाब से ये वाला ए नंबर सही रहेगा। भारतीय व्यवस्था में गिल्ड एज्ड शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? गिल्ड एज्ड किससे है संबंधित ये? 12वां प्रश्न है। तो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से है। सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से रहेगा। सॉरी, देखिए जो गिल्ट एज्ड, इसको GIL एज्ड, ADGED ऐसे बोलते हैं। सॉरी, गिल्ट एज्ड रहेगा। यहाँ पर टर होना चाहिए। यह सर्वोत्तम उत्कृष्ट है। क्या है? भारतीय गिल्ट एज्ड बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय RBI के माध्यम से किया जाता है। और क्या होगा? बाजार को सरकारी प्रतिभूति बाजार भी कहते हैं इस बाजार को। सी नंबर सही है। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? राजस्व व्यय गैर विकासात्मक व्यय, पूंजीगत व्यय विकासात्मक व्यय, पूंजीगत व्यय अल्पकालीन योजना पर किया जाता है, राजस्व व्यय नियमित रूप से किया जाता है। 13 नंबर कौन सा सही होगा? देखिए, पूंजीगत व्यय अल्पकालीन योजना पर ही लागू किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या है? यह है गलत। ऐसा नहीं है, अल्पकालीन स्तर पर ही है। इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। नहीं है के हिसाब से ये रहेगा। और देखिए, राजस्व व्यय गैर विकासात्मक व्यय है, ये भी सही। पूंजीगत व्यय विकासात्मक व्यय है, ये भी सही। राजस्व व्यय नियमित रूप से है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, डावोस जहां विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है, कहाँ है? दावोस होगा, दावोस। क्या रहेगा? दावोस। दावोस भी कहते हैं या डावोस कह सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का वार्षिक सम्मेलन होता है कहाँ? यह मौजूद कहाँ पर है? फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में या लक्समबर्ग में? कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया पहले, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम बना, या पहली पंचवर्षीय योजना लागू करना? या रहा, क्या रहा? सॉरी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम हुआ, ये रहा है 1949 में। 1949 में। सी नंबर सही हो गया। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया हुआ, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। और भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? SBI का, ये 1955 में हुआ। और ये तो 1956 में हुआ ही। पहली पंचवर्षीय योजना कब? 1951 से 52 तक रही है। ये रहे, आगे देख लेंगे। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता कहाँ? भारत की आकस्मिक निधि में रहेगा, लोक लेखा में रहेगा, भारत की संचित निधि में जाएगा, या निक्षेप या अग्रिम निधि में रहेगा? किस में रहेगा? 16 नंबर है, तो यह जाएगा भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट है, निम्न में से घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट भारत के किस राज्य में है? घाटमपुर NTPC भारत के किस राज्य में मौजूद है? यह उत्तर प्रदेश में है।
18वां प्रश्न देख लें। कथनों पर विचार करना है। हेलसिंकी सम्मेलन सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। माल्मो घोषणा पत्र है पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका। नैरोबी घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभाव भी क्रियान्वयन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है, 1, 2, 3 या 1 और 2। कौन सा इसमें सही है? 18। वैसे ये तो सभी सही हैं। देखिए, हेलसिंकी जो सम्मेलन है सामुद्रिक पर्यावरण सुरक्षा के लिए था। माल्मो घोषणा पत्र या पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका से संबंधित था। और क्या है? और नैरोबी घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित रहा है। हेलसिंकी सम्मेलन जो रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए रहा है 1974 में हुआ था। और माल्मो ये 2000 में हुआ। पर्यावरण संरक्षण के लिए था तो, लेकिन किसमें? निजी क्षेत्र की भूमिका से संबंधित था। और नैरोबी जो रहा है घोषणा पत्र 1997। तो हिसाब से कौन सा रहेगा? 1, 2, 3 तीनों से डी सही है। में वाराणसी सम्मेलन में आयोजित ग्रीन क्लाइमेट फंड पेश किया गया। क्या है? पेश किया गया। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से है। कौन सा रहेगा? किसमें रहेगा? देखिए, ये तो 2013 में ही हो गया। 2013 में क्या वाराणसी सम्मेलन हुआ और कोप 19 हुआ। इस हिसाब से ए नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही की बात हो रही है यहाँ पर। जैव विविधता अधिनियम 2006, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी 2009, जल निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। कौन सा इनमें से सही है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये रहेगा। ये सही हो गया, बी नंबर। जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये कब बना है? ग्रीन ट्रिब्यूनल तो 2010 में रहा। एम के गोयल इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज। और जल निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण 1981। नहीं, पहले अध्यक्ष नहीं है शायद। जल निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण 1981 ये भी गलत है। ये हुआ है 1976 में। 74 में होना चाहिए, हाँ। जैव विविधता अधिनियम, इसको भी अच्छी तरह से याद कर ले, 2002 में हुआ है। 2002 में। नेक्स्ट देखें तो हिसाब से कौन सा सही सुमेलित था? बी नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस गलत है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 20 मार्च को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। इनमें से कौन सा गलत है? सही है कि नहीं है? क्या है? गलत की बात हो रही है। 21 नंबर। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता, बिल्कुल सही है। और विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता, विश्व दलहन दिवस, ये भी सही है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 20 मार्च को, ये गलत रहेगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब रहेगा? 16 मार्च को रहेगा। तो इनमें से कौन सही है?
कौन हो गया? कौन सही नहीं है? जो सही नहीं है वह यही है 20 मार्च वाला। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल के विस्तार के निम्न में से किसे मंजूरी दी गई, यानी कि वर्तमान में कौन है? रजनीश कुमार, शशिधर जगदीशन, चंदा कोचर और या शिखा शर्मा, कौन इनमें से सही है? तो ये है, कौन हो गई? चंदा कोचर हो गई 22 का। सॉरी, चंदा कोचर तो विवादित हो गई थी, ये नहीं होगी। शशिधर जगदीशन रहेगी, ये तो आईसीसी की थी, फिर विवाद हो गया, हटना पड़ा इनको। तो शशिधर जगदीशन है, सब बी नंबर सही हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्न कथनों पर में से कौन सही रहेगा? कौन सही रहेगा? वह पहले भारतीय थे जिन्होंने एलिफिंस्टस कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्हें गुजराती पत्रिका रफ्त गोफ्तार का आरंभ किया था। उन्होंने क्या किया फिर? 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। इनमें से कौन सा कथन गलत है? 23 नंबर। गलत वाले बहुत आते हैं। गलत कथन की बात हो रही किसके? दादा भाई नौरोजी के बारे में। वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टस कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त, ये भी सही है। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य भी निर्वाचित किया गया उनको, ये भी सही है। और एक गुजराती पत्रिका रफ्त गोफ्तार का भी आरंभ किया उन्होंने, ये भी सही है। लेकिन 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो नहीं बने, ये गलत है दादा भाई नौरोजी के विषय में। दादा भाई नौरोजी जो हैं कब बने? अध्यक्ष बने भी क्या? तो ये जो थे कब अध्यक्षता की? 1906 में की। 1906 में एक बार बने केवल, 22वें कांग्रेस अधिवेशन में। पहली बार स्वराज का भी उल्लेख किया गया। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है कि इसमें भी बात हो गई। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं सही भाई बताओ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844, कौन सा सही नहीं है? तो ये भी सही है, ये भी सही रहेगा, और सही तो ये भी है, ये नहीं सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो 1784 में गठित हुई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई 1804 में हुई, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 में हुई। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल यह कब बनी? इसमें तो कहा गया कि 1844, तो 1844 में नहीं है ये, बल्कि 23 में, 1823 में है। डी नंबर सही हो जाएगा नहीं के हिसाब से। नेक्स्ट, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे या राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, या राज्य सभा के सभापति यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नियुक्त करेंगे? कौन करेगा? 25 नंबर का है, कौन सा सही हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष ही मनोनीत करेगा। 25 का ए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 338 और 338 है, 337, 334 या 339?
39। पहले में ही जाना चाहिए 26 का ए। 338 ए के अंतर्गत SC और ST के लिए एक आयोग का गठन का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुसार। ये नंबर सही हो जाएगा 338। जल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका अस्थायी कठोरता क्या करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण हो जाती है। इसमें अस्थायी कठोरता कौन सा इसमें सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा? वैसे बात तो दोनों सही बता रहे हैं। इसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। ये भी सही है, ये भी सही है। इस हिसाब से कौन सा सही हो जाना चाहिए? और जल का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांतिकारक औषधि के रूप में कैसे प्रयोग किया जाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल या फास्फोरस क्लोराइड को किसको शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड को करेंगे। किसको करेंगे? पोटेशियम ब्रोमाइड को। और इसका जो ज़्यादातर मिर्गी के जो रोगी होते हैं, किसके? मिर्गी के रोगी होते हैं, उनके उपचार में किया जाता है उपयोग। और प्राचीन काल में भी इसका उपयोग मनुष्य में 6 ग्राम प्रतिदिन या प्रति व्यक्ति के हिसाब से की खुराक शामक और ऐठन रोधी के रूप में किया जाता रहा था। नींबू स्लाइड तब नहीं आती होगी, ठीक है। आगे देखेंगे, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की ATM सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? पीला लेबल ATM, सफेद लेबल ATM, सॉरी, हरा लेबल ATM या भूरा लेबल ATM? किसकी बात हो रही है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा NBFC द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की ATM सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जा रही है? 29 नंबर सफेद लेबल ATM रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कर राज्य सरकार द्वारा आरोपित किए जाने वाले प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऐसा कौन सा टैक्स है इसमें जो लिखा है वो राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता, डायरेक्ट टैक्स के रूप में नहीं लिया जाता? व्यवसाय कर, भू राजस्व कर, व्यापार कर, बिक्री कर या गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर। कौन सा है? व्यापार कर, बिक्री कर डायरेक्ट टैक्स में नहीं लिया जाता राज्य सरकार द्वारा। 31 नंबर देखिए, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत ज्यादा सम्मान दिया? चंद्रप्रभ सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत। कौन थे? ज्यादा आगे नहीं बढ़े, हरिविजय सूरी ही रहे। बी नंबर सही हो जाएगा। मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तानसेन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं रहेगा? सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। क्या थी? तानसेन थी।
ये गलत है। क्या हो गया? ये वाला सही है, लेकिन है क्या, ये गलत। सम्राट अकबर ने इनको तानसेन की उपाधि नहीं दी थी। तानसेन ने हिंदू देवताओं से संबंधित द्रुपदों की रचना की, भी सही। तानसेन ने संरक्षकों से संबंधित गाना की भी रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना भी की। तो इस हिसाब से अगर बात करेंगे, ये जो तानसेन को, जो तानसेन की उपाधि जो दी गई थी, तानसेन को तानसेन की उपाधि ग्वालियर के महाराजा किसके द्वारा दी गई थी? जो ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत सिंह द्वारा। विक्रमजीत सिंह, ये ग्वालियर के राजा थे। और वास्तविक नाम था रामतनु पांडे था। इनका वास्तविक नाम क्या था तानसेन का? रामतनु पांडे था। ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शीतोष्ण घास के मैदान है और इधर क्षेत्र देश है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्स अर्जेंटीना में, सुमेलित नहीं है की बात हो रही। स्टेपीज मध्य एशिया, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। कौन रहेगा सही? भाई वेल्स साउथ अफ्रीका क्षेत्र में है। किस में है? अफ्रीका क्षेत्र में। अफ्रीका, वेल्स एक वो भी था खिलाड़ी, तो ये गलत है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और स्टेपीज मध्य एशिया में पाया जाएगा और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में। तो इस हिसाब से नहीं के हिसाब से कौन सा है? ये वाला हो जाएगा। ये कहाँ है? अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में चले जाएं। ठीक है। नेक्स्ट है कोलगार्डी, ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है। कोलगार्डी की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में है? न्यू साउथ वेल्स में, नॉर्दर्न टेरिटरी या क्वींसलैंड में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में? कहाँ पर है कोलगार्डी? कहाँ मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। डी नंबर सही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक, जो तमिल पुस्तक है, निने वो लुक्कू मारनमिल्ले का अंग्रेजी अनुवाद है। निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? अमित शाह के द्वारा, ओम बिरला के द्वारा, या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, या नरेंद्र मोदी? किसके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई? अमित शाह ने लॉन्च किया। बुक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। पुस्तक को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? निने वगलुक्कू मरान मिल्ले ने। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते जाइए। थैंक यू।